हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डार्क मेंटोर। दोस्तों, मैंने पहले दो वीडियो डाली थी, मुझे उसमें बहुत अच्छा कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो मैं अभी एक नई वीडियो डाल रहा हूँ विद न्यू कंसेप्ट के साथ। अब मैं ना आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मतलब मैं आपको वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ समरी दूंगा। लेकिन इस बात की गारंटी है, जिस पैराग्राफ की अगर मैंने आपको समरी दी है उससे बाहर एनसीईआरटी का कोई कंसेप्ट नहीं बनेगा। उसी के अंदर से एनसीईआरटी के सारे कंसेप्ट होंगे। चलो मैं एक बार शुरू करता हूँ। कल मैंने आपको यहां तक कराया था और आज मुझे ये बताना है। देखो, इसके अंदर क्या बता रखा है, पहले पॉइंट के अंदर द ब्रीथिंग और इन पुलमरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रोन। देखो बच्चों, इसमें ये बता रखा है कि भैया ऑक्सीजन अंदर जाती है एल्वियोलाई की तरफ और CO2 जो है वो बाहर आ जाती है। ठीक है ना। एल्वियोलाई रीजन के ऊपर क्या होता है, हमारे पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। अच्छा, फिर ब्लड मारा जाते हैं। वो क्या करते हैं भैया, इन ऑक्सीजन और क्या इस ऑक्सीजन को ले जाते हैं ब्लड की तरफ, और ब्लड जो है टिश्यूज में चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, फिर बच्चे हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास कहाँ पहुंच जाती है, टिश्यूज में पहुंच जाती है, और जो टिश्यूज की कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वापस ब्लड में पहुंच जाती है। ठीक है। और यूटिलाइजेशन ऑफ एन O2, भैया यही बताया मैंने अभी आपको। ऑक्सीजन पहुंच की टिश्यू के पास, टिश्यू क्या उसकी पूड़ियां तो तलेगा नहीं उसकी ऑक्सीजन की, वो क्या करेगा उसके साथ, उसको यूटिलाइज करेगा फॉर किसके लिए, भैया कैटाबोलिक रिएक्शन के लिए। भैया देखो, इस 5 पॉइंट्स में कुछ नहीं दे रखा कि भैया ऑक्सीजन का अंदर जाना और मेरे बच्चे CO2 का बाहर आना। ये पॉइंट बता रखा है। कैसे होता है ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलो, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखो, अब ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है कि भैया ये ऐसा होता कैसे है मेरे बच्चों। देखो मैं आपको बता देता हूं ये होता कैसे है। ये सपोज करते हैं मेरे बच्चे, मेरे पास रिब्स है। हम्म, अब इसके बीच में होती है ये मसल्स, और यहां होता है डायाफ्राम। ठीक है ना। इंस्पायरेशन को बोलते हैं इनसाइड, किसका आना, एयर का अंदर आने को बोलते हैं इंस्पायरेशन। क्या बोलते हैं, इंस्पायरेशन। देखो भैया, किसी से आप इंस्पायर होते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है। एक्सपायरेशन, कोई एक्सपायर हो गया मतलब चला गया। ठीक है ना। तो एक्सपायरेशन का मतलब क्या हो गया, बाहर जाना। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अच्छा, अभी इसमें ना ये जो कुछ नेगेटिव प्रेशर के वर्ड्स है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेगेटिव प्रेशर का मतलब होता है मेरे बच्चे, यहां पर प्रेशर कम है, कहीं पर प्रेशर जो है वो क्या है, ज्यादा है। तो मेरे बच्चे क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर प्रेशर कम है, तो यहाँ पर एयर हमारे पास एंटर करेगी कहाँ से, पॉजिटिव प्रेशर से नेगेटिव प्रेशर की तरफ मेरे बच्चे। चलो, ये भी आपको बात क्लियर हो गई। अब देखो, जैसे ही बच्चे क्या कर सकते हैं, हमारी जो इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं, देखो याद रखना, इंटरकोस्टल मसल्स और डायाफ्राम दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इनके कॉन्ट्रैक्शन से बच्चे हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास रिब केज होता है वो ऊपर की तरफ मूव करता है, और जो डायाफ्राम होता है वो नीचे की तरफ मूव करता है। याद रखो, पहला क्या होगा, इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होगा, हमारी छाती हो जाती है चौड़ी। छाती चौड़ी होगी तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास जो हमारा रिब केज है और डायाफ्राम है, दोनों ही कहेंगे भैया हम चौड़ी हो रही है हमारी छाती, तो हम ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ मेरे लालो, कि अगर ये हो चुका, मतलब वॉल्यूम बढ़ चुका, वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा। आपने PV वाली इक्वेशन पढ़ी होगी ना मेरे बच्चे, केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, प्रेशर कम हुआ, तो नेगेटिव प्रेशर कहाँ बन गया मेरे बच्चे, हमारे पास लंग्स में नेगेटिव प्रेशर बन गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा था, और मेरे बच्चे हवा कहाँ आई, हमारे पास लंग्स की तरफ चली दौड़ी चली आई, क्योंकि उसको क्या लगा, जगह मिली मेरे बच्चे। क्योंकि हमारे पास एयर दबाव बना के रखती है, कहीं पर भी इसको प्रेशर कम मिलता है वो दौड़ी दौड़ी चली जाती है। तो ऐसे ही क्या हुआ, हमारे लंग्स में भी एयर एंटर कर चुकी। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, इंटरकोस्टल मसल्स मेरे भाई ये होती हैं, और इंस्पायरेशन के टाइम दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये पॉइंट को याद रखना। डायाफ्राम नीचे जाता है हमारे पास, और ये जो है हमारे पास छाती हमारी चौड़ी होती है। ठीक है ना। अगर आप इंस्पायरेशन इंस्पिरेशन लोगे तो क्या होगा, आपकी छाती चौड़ी होगी, क्योंकि आप कामयाबी के रास्ते पे होगे।
अच्छा, और इसकी वजह से क्या होता है, वॉल्यूम की वजह से प्रेशर ग्रेडियंट बनता है। प्रेशर ग्रेडियंट मेरे भाई कुछ नहीं होता, डिफरेंस बनता है प्रेशर का। ठीक है ना, इतने भारी भारी वर्ड हमारे पास एनसीईआरटी दीदी ने यूज करे हैं, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। ठीक है ना। अब आपको आगे बात समझ में, हाँ एक ये वर्ड दे रखा है इंटर एक्सटर्नल एंड इंटरकोस्टल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल मेरे भाई, जो बाहर की तरफ मसल्स होती है उसको एक्सटर्नल बोलते हैं, जो रिब गेज के अंदर की तरफ मसल्स होती है उसको बोला जाता है इंटर सर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स मेरे बच्चे। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ मेरे बच्चे, अब तो क्या कह सकते हैं, छाती चौड़ी होगी तो क्या हुआ बच्चे हमारे, हमने क्या ले ली, चैन की सांस ले ली। अब अगर हमारी छाती में क्या होगा, छाती क्या कह सकते हैं, जब हमारी हवा निकलेगी तो क्या होगी, हम हमारी छाती में बोझ आ जाएगा, बोझ आ जाएगा तो क्या होगा, हवा बाहर हो जाएगी। देखो अब हमने क्या करा, हमने छाती के ऊपर बोझ आ गया। ठीक है ना, अब कोई एक्सपायर हो गया। ठीक है ना, अब तो क्या हुआ, हमारी छाती के ऊपर क्या आ गया, बोझ आ गया। ठीक है, बोझ आने से क्या हुआ, डायफ्राम भी भैया अपनी जगह पे चला गया, कहता भाई मैं भी चौड़ा नहीं होऊंगा, तुम क्या करो, क्या कह सकते हैं, छाती को, छाती क्योंकि डाउन आ रही है, बोझ आ चुका है, तो छाती क्या आ जाएगी, अपनी पोजीशन के ऊपर आ जाएगी। अब प्रेशर बढ़ जाएगा, अब क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। अब एटमॉस्फेयर से भी प्रेशर क्या है मेरे बच्चे, ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हुआ, बाहर हवा जो है हमारे पास निकल गई। हवा कहाँ निकल गई मेरे भाई, हवा बाहर निकल गई मेरे बच्चे। ठीक है ना, बेसिकली क्या कह सकते हैं, ये जो स्टर्न रिब केज है और हमारे पास डायाफ्राम है, अपनी नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ गया है। अच्छा इसके अंदर ना एक हमारे पास एक बोन का नाम दे रखा है स्टर्नम मेरे बच्चे। स्टर्नम क्या होती है, जो रिब केज जहां से कनेक्ट होता है ना आपका, वो एक बीच की जो बोन होती है ऐसे वाली, ठीक है ना, जहां से आपका रिब केज वेंट्रली कनेक्ट होता है, डोर्सली मैंने क्या कहा था पीछे से, और वेंट्रली जहां से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, और एक बात इसमें और याद रखना, हमारी जो ब्रीथिंग रेट है मेरे भाई वो 12 to 16 है एज पर दी एनसीईआरटी, और ये बात बिल्कुल ठीक दे रखी है एनसीईआरटी ने। चलो, और रेस्पायरोमीटर मेरे बच्चे हेल्प करता है कि हमें मेजर करने के लिए क्या, कि भैया हमारा कितनी वॉल्यूम को हम अंदर इंस्पायर कर रहे हैं और एक्सपायर कर रहे हैं। इससे हमें लंग्स की कैपेसिटी का पता चलता है, और बच्चे कुछ डिसीज एस्थमा या फिर सीओपीडी के बारे में भी हमें इससे पता चलता है। चलो आज की वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा, लेकिन इस बात की गारंटी है मेरे भाई, जो मैंने आपको बताया है इस पैराग्राफ के बाहर से कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। इस पैराग्राफ में यही था जो आपको बताया गया था। चलो आज के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं विद न्यू कंसेप्ट एंड न्यू वीडियो।